डियर स्टूडेंट्स, हम अज्ञेय द्वारा रचित कहानी गैंग रिंग पढ़ रहे हैं। इस कहानी में हमने अब तक पढ़ा कि जो मालती नाम की महिला है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से संपर्क रखती है, तो उसके पास उसका एक भाई या फिर आप कह सकते हैं दोस्त जो है उसके पास आता है मिलने के लिए। लगभग 2 साल के बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, पर मालती के स्वभाव में आया जो परिवर्तन है वह उसका जो दोस्त है वह उसको समझ नहीं पा रहा है। उसे बस बार बार यह लगता है कि इसके अंदर इतना क्या परिवर्तन आ गया। वो कहती है कि भाई जो लेखक है ना, लेखक ने अपने आप को उसके कजन भाई के रूप में महसूस। लेखक कहना चाहता है कि मालती दूर के रिश्ते की मेरी बहन है, परंतु मैं उसे सखी ज्यादा मानता हूँ। मतलब वो मेरी मित्र है। हमारे बंधनों के अंदर भाई बहन का जो बंधन था वो नहीं था, बहुत खुले हुए थे। और लगभग 4 वर्ष के बाद मैं उसे देखने आया हूँ। 2-3 साल पहले वो मतलब समझो कुंवारी थी, अब एक बच्चे की माँ भी है। उसके अंदर जो परिवर्तन आया है, लेखक बार बार कह रहा है कि उसके जो बच्चा है उसका नाम टीटी रखा हुआ है। तो कहते कि वो मैं समझ नहीं पा रहा कि किस तरह से है, कितना विचित्र सा भाव है कि जैसे उसके अंदर सब कुछ बैठा हुआ है। वह बोलने की कोशिश कर रही है कि पहले की तरह से खिलखिला के मेरे साथ बैठे बात करे, पर वैसा नहीं कर पा रही है। उसके जीवन में जो आप कह सकते हैं गृहस्थी को चलाने का की जद्दोजहद है वह उसके साथ पूरी तरह से आप कह सकते हैं एक ऐसा उसके अंदर परिवर्तन आ गया है कि वह उसी में ही रमकर रह गई है और कुछ वह सोच नहीं पाती है। कि फिर उसके बाद कहते कि जो उसके पति हैं वो आए, तो उनके साथ भी मैंने उनको फोटो में देखा था, उनके साथ मिलना पहली बार हो पाया। वो भी एक जो है महेश्वर उनका नाम है, डिस्पेंसरी के डॉक्टर। लेकर कहना चाहते हैं कि भी उसका भी एक रूटीन है, ऐसी सी एक जिंदगी है भी जीवन से जैसे उकताए हुए हैं। तो कहते हैं कि जब परिवार में ऐसा वातावरण हो, घर के अंदर ऐसा एक रूटीन सा है, उसमें कोई परिवर्तन लाना ही नहीं चाहता है। जैसे महेश्वर है वो अपनी डिस्पेंसरी, अपने मरीजों का इलाज, और मालती जो है वह गृहस्थी के कामों में इस तरह से उलझी। तो बच्चा है वह भी बड़ा चिड़चिड़ा सा है। और वो साथ में फिर जो है एक व्यंग की बात भी इसमें आती है कि भी खाना ले आई, खाना खाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि भी ये जो है तो कहते हैं कि महेश्वर जो है बताते हैं कि मालती हमेशा सबके खाना खाने के बाद खाती है, वह पीछे खाया करती है। देखिए यह वाली बात उसने कही कि वह पीछे खाया करती है। तो जब वो खाना खा रहे थे तो लेखक कहते कि मैंने ऐसा सोचा कि ये हमारे यहाँ की कैसी परंपरा है कि भाई पति 2:30 बजे खाना खाने आते, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। तो कहते कि इस तरह की हमारी परंपराएं थी। कुछ हद तक इनको शायद हमने अपने तर्क के माध्यम से इनको सही भी ठहराया, कुछ सही भी थी। तो कहते कि समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बदला उनमें थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। कि भाई हर व्यक्ति जो है एक अपने आप के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसे अपने जीवन को अपनी खुशी के साथ जीने का भी अधिकार होता है। कुछ परंपराओं में उनको बांध देना सही नहीं है। तो लेखक कहना चाहते हैं कि ये रोता क्यों है। तो मालती बताती कि हमेशा से ही ऐसा है, चिड़चिड़ा से हमेशा ही रोता रहता है, धरती पर बिठा देते और फिर वो गुस्से में आकर उसको नीचे जमीन पर रख देती है। अच्छा ले रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। तो कहते हैं कि भाई इस तरह की बात है। बोली खा लूंगी, मेरे खाने की कौन सी बात है। जब उसके बाद वो कहते हैं कि खाना हमने खा लिया, अब तो खा लो, चलेगी। टिट्टी को हाथ में लेकर झुलाने लगा। कुछ देर बाद वह शांत हो गया। तो वो दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के एकाएक मैच होकर मैंने सुना मालती नहीं आंगन में बैठे अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ करिए 3 बज के, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया। मतलब एक महिला जो हर वक्त घर के काम में उलझी रहती है, बच्चा छोटा है और गृहस्थी है, उसमें साधन भी ज्यादा नहीं है, कभी पानी नहीं आया, कभी सब्जी नहीं आती। तो इस तरह की जो चिंताएं हैं वो उसे किस तरह से उकता देती है जीवन से, किस तरह से उसको विमुख कर देती है। वह जैसे कि एक एक समय, एक एक दिन, एक एक घंटा गिन के अपना जीवन यापन करती, चलो आज का दिन तो बीत गया। तो उसका आप कह सकते एक सजीव सा चित्र मालती के माध्यम से प्रस्तुत करने का लेखक ने प्रयास किया है। लगभग हमने यहाँ तक कल पढ़ा था, अब आगे पढ़ेंगे। तो ये कहते हैं कि मालती के अंदर जब यह पूछा कि तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था, सब कुछ तो मैं खा गया, तो फिर वो अपने दुख बताती है कि भी यहाँ सब्जी वाला नहीं, नीचे आता है तो कोई ले आते, कोई नौकर भी नहीं। कहते कि मतलब यहाँ पर कोई नौकर भी नहीं मिलता, बर्तन भी खुद मांजते और कौन। कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा कहाँ गई थी, आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मंजेंगे। यह सब चीजें उस मतलब उसका जो दिमाग है, लेखक बार बार उसको संकेत करने का प्रयास कर रहा है। मालती का जो दिमाग है, हृदय है, वह सिर्फ और सिर्फ घर के काम में और आप
आप यह कह सकते हैं कि उन सभी जो समस्याएं हैं गृहस्थी को चलाने की उस तरफ ही लगा रहता वह, और कुछ ज्यादा सोच ही नहीं पाता। तो कहते हैं कि चलो तुम्हें 7 बजे तक की तो छुट्टी हुई, कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा अभी से रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई। कि भी एक जो महिला है अगर वह कोई काम एक समय पे नहीं करती है तो दूसरे समय पे उसको डबल काम करना पड़ेगा, उसे छुट्टी तो किसी तरह से मिलती ही नहीं है कि वह अपने आप के लिए, अपने सुकून के लिए वो काम कर सके। यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने कहे एकाक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद है कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा नहीं और बोली यहाँ आए कैसे, मतलब तुम किस लिए आए। मैंने कहा ही तो अच्छा अब याद आया, तुमसे मिलने आया तो और क्या करने। तो 1-2 दिन रहोगे ना। नहीं, कल रात चला जाऊंगा, जरूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। फिर मैं नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान आया कि मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ पर बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ, पर बात भी क्या की जाए। मुझे ऐसा लग रहा था इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे वश में करिए, मैं भी वैसा ही हो जाऊंगा, निर्जीव नीरस सा, जैसे, हाँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। अब लेखक जो कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम एक जैसे रूटीन के अंदर और गृहस्थी की चिंताओं में, मतलब अगर एक महिला उसी में घिरी रहती है तो वहां पर जैसे कि एक स्वाभाविक नीरसता, निर्जीवता आ जाती है, एक ऐसी छाया सी कि जहाँ कोई हंसता नहीं है, जिंदगी की जी नहीं जाती, घसीटी जाती है, खींची जाती है। मैंने बचा तुम कुछ लिखती पढ़ती नहीं। मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंसती। मैं हंसी, कह रही थी कि यहाँ पढ़ने को क्या। मैंने कहा अच्छा, मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा, और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। कि भी जैसे लेखक कहना चाह रहा है कि भी मैं उसका भाई भी हूँ, दोस्त भी हूँ, पर वह गृहस्थी में इस तरह से उलझी हुई है कि किसी भी बात के लिए कोई बहुत ज्यादा बातचीत बढ़ा नहीं पा रही है, खुल के हंस नहीं पा रही है, और छोटी मोटी बातें जो कहते हैं वो फिर शुरू करता है लेखक, अगर 1-2 आप कह सकते हैं संवाद या डायलॉग्स में, फिर वो पूरी हो जाती। फिर लेखक मालती कुछ पूछती है तो 1-2 संवाद होते हैं, फिर टूट जाती है, क्योंकि खुल के बातचीत भी नहीं हो पा रही है। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा आए कैसे हो लारी में, पैदल, इतनी दूर, बड़ी हिम्मत की, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ, ऐसे ही आए हो। नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ही ले चलो, अच्छा कि यहाँ तो बस, कहकर मालती चुप रहेगी। फिर बोले तब तुम थके होंगे, लेट जब। नहीं, बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो, थके नहीं, भला थकी हैं। और तुम क्या करोगी, मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। थोड़ी देर में मालती उठी और चलेगी टिट्टी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों में आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र, एक स्वर उत्पन्न कर ली, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। कहते कि जब हम थके हुए होते हैं, चाहे वो आवाज किसी भी तरह की, अगर एक जैसी सी, मतलब मान लो बर्तन मांजने की आवाज है, कोई भी पंखे की हिलने की, टक टक है, घड़ी घड़ी की, कुछ भी है, और अगर वो एक जैसी सी अगर आवाज हमें आती है तो हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे करके उसके साथ हम, हमारे अंग शिथिल होने लगते हैं, धीरे धीरे हम जैसे कि अलसाने लगते हैं, ऊँघने लगते हैं। और लेखक कहता है कि मुझे लगा कि मैं जैसे थोड़ा थोड़ा सा नींद में जाने लगा हूँ। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 बज रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है 4 बज गए, मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो, और वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता चला जाता है। यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया है, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, व्याख्या के लिए भी है, कहानी के सार को भी आप थोड़ा सा समझेंगे। देखिए कि लेखक कहता है कि मालती कहती है कि मैं बर्तन मान कर रख लेती हूँ, जैसे ही पानी आएगा धुल जाएंगे। मालती अपने बच्चे को साथ लेकर के चली गई, क्योंकि उसके बच्चे को कोई और रखने वाला नहीं, और उसके काम में भी मदद करने वाला कोई नहीं है। उसका जीवन जो है एक यंत्र की तरह से, एक मशीन की तरह से है। और लेखक कहता है कि मैं छत को देखने लगा, विचारों में
जैसे वो अपने विचारों में खोया है और साथ में बर्तनों को घिसने की खन खन की जो एक विचित्र सी आवाज होती है, स्वर आ रहा था और वो एक जैसा स्वर था। तो मेरे शरीर के अंदर जो आलस्य आने लगा, मैं ऊँघने लगा और जैसे ही वो बर्तन की जो ध्वनि आ रही थी, एक जैसा स्वर आ रहा था, वह टूटा तो मौन हो गया, शांत। मेरी तंद्रा अर्थात नींद भी टूट गई। मैं मौन में सुनने लगा कि 4 बज गए हैं और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई। कि जैसे कहीं से लेखक कहना चाह रहा है कि जैसे कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ हर घंटे के बाद घंटा बजता है, मतलब अब 4 बजे तो 4 घंटे बजेंगे तो पता चलता है कि 4 बज गए। तो लेखक कहता है कि जैसे ही मालती ने भाई पता है कि 4 बजेंगे क्योंकि पहले 3 घंटे बजे थे, पहला घंटा बोलते ही वो मुंह से बोलती है कि चलो 4 बज गए। कहते कि भाई पहले लेखक ने देखा कि वो बड़ी टूटी सी अलसाई सी थी, अब जब 4 बजे हैं तो और ज्यादा उग्र रूप में, उग्र रूप का अर्थ है कि जो पहले उसके अंदर एक टूटापन नीरसता थी वह अब और ज्यादा बढ़ गई है, एक बिल्कुल अनैच्छिक का अर्थ है जहां आपकी कोई इच्छा नहीं है, जिसमें कोई अनुभूति अनुभव नहीं है। नीरस मतलब जैसे कि कोई मशीन है, उसने लगातार चलते जाना है और और वह मशीन या यंत्र भी कैसा है जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो पुराना हो गया है, घिस गया है, तो धीरे धीरे करके चल रहा है। 4 बज गए हैं, गिनने गिनने में ही मशीन तुल्य जीवन बीत रहा है। जैसे कोई मोटर गाड़ी चली, उसका स्पीडोमीटर फासला नापता जाता है और वो मतलब उसके अंदर कोई हलचल नहीं होती, बस ये कहता है किससे, अपने आप से, कि चलो मैंने यह शून्य पथ कि जहां पर रास्ते में मुझे कुछ नहीं था, मेरे को कुछ भी नहीं था, इसका इतना अंश जो है तय कर लिया। फिर लेखक कहता है कि मुझे न जाने कब नींद आ गई, कब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली तो, और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके हाथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैं मुंह धोने का पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर कर दी। अब लेखक कहता है कि मैं जब मालती के बारे में, उसके यंत्रवत अर्थात मशीन जैसे जीवन के बारे में सोच रहा हूँ, तो वो क्या कहते हैं कि मुझे नींद आ गई सोचते सोचते, और जब आंख खोली तो 6 बज चुके थे। देखा कि महेश्वर भी लौट आए हैं और साथ में बिस्तर लिए मेरा कुली। मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर कर दी। उन्होंने किंचित गलानी भरे स्वर में कहा, हाँ आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना पड़ा, एक कराया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल में भिजवा दिया है। मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया। तो आप देखिए कि वो जो डॉक्टर है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनका इलाज करना थोड़ा मुश्किल होता है, या मरीज के लिए भी, डॉक्टर के लिए भी। तो जैसे महेश्वर लौट कर आए, आप ये देखिए कि उसके जीवन में जो उदासी है उसका सारा प्रभाव बच्चे पर, घर पर, पत्नी पर, पत्नी की उदासी का भी प्रभाव घर पर, सब जगह पड़ रहा है। तो जो कहते गिलानी से कहते कि आज गैंग्रीन का कोई पेशेंट था जिसका ऑपरेशन करना पड़ा, और जो दूसरा पेशेंट था उसको बड़े अस्पताल में भी भिजवाना पड़ा। तो लेखक कहता है कि मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया, एक कांटा चुभा था उसी से हो गया, बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा आपको यहाँ, आपको केस अच्छे मिल जाते हैं, आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले हाँ मिल ही जाते हैं, यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पताल में भी। अब वो एक जैसी सी बात कहते हैं कि भी चलो आपको आय इनकम अच्छी नहीं होती, लेकिन जो डॉक्टरी का अभ्यास है, तो क्योंकि डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है कि जितने ज्यादा पेशेंट्स को आप देखते हैं, जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं, आपका हाथ साफ होता जाता है। तो महेश्वर कहते हैं मिल ही जाते यही गैंग्रीन के, हर दूसरे चौथे दिन एक के साथ अर्थात ऑपरेशन करना पड़ता है, नीचे बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई, बोली हाँ केस बनाते देर क्या लगती है, कांटा चुभा था इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है, हर दूसरे दिन किसी की टांग किसी की बाह काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंसे, बोले न काटे तो उसकी जान गवाए। हाँ पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तक तो सुना नहीं था कांटों के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर दिया नहीं दिया, मुस्कुरा दी। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। अब देखिए
आज जो हमारी समाज की व्यवस्था है, इसके माध्यम से लेखक ने वहां व्यंग करने का प्रयास किया है कि भी जो है मालती आंगन से सूंढी, तो बताते हैं कि भी अगर कोई कांटा वगैरह चुभ जाता है या इस तरह से गैंग्रीन के पेशेंट आ जाते हैं, अर्थात कि कोई चीज जब पकने लगती है, पकाव ले लेती है, पस पड़ जाती है, तो शरीर का अंग खराब हो जाए तो जिंदगी बचाने के लिए वह अंग काटना पड़ता है। हालांकि शरीर का कोई बड़ा अंग कट जाता है तो व्यक्ति जीते जी मरे जैसा हो जाता है, पर क्योंकि जीवन जो है सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी हालत में हो तो लेखक ऐसा सोचते हैं। तो उन दोनों की बातचीत, महेश्वर और लेखक की बातचीत को जब मालती आंगन से सुन रही थी तो आ करके बोली कि वे केस बनाते देर क्या लगती है, कांटा चुभा था तो उसके लिए कभी टांग काटनी पड़े, कभी हाथ, या कोई डॉक्टरी हुई, यह तो कोई अच्छा अभ्यास नहीं है। तो उसके जो पति हैं डॉक्टर हैं हंसकर बोले तो उसकी जान गंवाई। तो वो कहती कि दुनिया में पहले क्या कांटे नहीं होते, तब तो बहुत साधन आ गए, मनुष्य जो है जूते चप्पल पहले नंगे पैर घूमते थे, तो क्या कांटों के चुभने से लोग मर जाते हैं। कोई उत्तर नहीं दिया। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना। कहने का अर्थ क्या है कि यह हमारे देश की, आप ये मान सकते हैं जिसमें ये कहानी लिखी गई थी, जो अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों की जो आप कह सकते हैं स्थिति है, उसके ऊपर व्यंग है। और इसके साथ आप यह भी देख सकते हैं, अगर प्राइवेट अस्पताल है तो वहां पर गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता, मतलब आम जनता को स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए भी जूझना पड़ता है। यह किसी समाज के लिए बहुत शर्मनाक बात, किसी देश के लिए। आप यह देखिए बेटा कि आज जो समय चला हुआ है, ईश्वर ना करे कि भी किसी भी के भी बच्चे के परिवार में ऐसा हुआ हो, लेकिन हमारे आसपास इर्द गिर्द हम सुन ही रहे हैं कि जो बेसिक नीड्स हैं इस तकलीफ से, इस महामारी से लड़ने की, वो भी हमें मुहैया नहीं हो पा रही है, और जबकि भारत एक संपन्न देश है। तो यह जो कहानी है उसको अगर हम आज से भी जोड़ते हैं तो प्रासंगिक ही है। तो कहती है कि कोई मर मुर जाए, मालती बताती कि जब हम शुरू में ऐसे थे भी, कोई मर जाता था या किसी का अंग काटा जाता तो बड़ा दुख होता था, नींद नहीं आती थी, अब तो आदत सी पड़ गई। इसका अर्थ क्या कि चाहे दुख की बात है, सुख की बात है, जो जीवन आपको मिल जाता है धीरे धीरे सही, देर से सही, आप उस जीवन के साथ जीना रहना सीख जाते हैं। क्या कई बार ऐसा होता है कि कोई दर्द, कोई चोट ऐसी हो जाती है कि हमें शुरू में सहन नहीं होती, धीरे धीरे जो उस दर्द के साथ जीना हम सीख लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वह उसका इलाज नहीं होता। तो कहते हैं कि तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा टिप टिप टिप, अर्थात पानी आ गया। मालती ने कहा पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना, बर्तन धोए जाने लगे हैं। टिट्टी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था, अब एकाएक उन्हें छोड़ मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। देखिए बेटा, एक मध्यम वर्गीय परिवार में क्या सिचुएशन है, क्या दृश्य है, उसका बड़ी सजीवता से आगे ने चित्रण किया है। अगर हम इस तरह की किसी मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े हुए, या हमारा परिवार ऐसा है, तो जो बच्चे से जुड़ी समस्या है, जो भी डायलॉग्स हैं, जैसे कि कहते हैं नहीं, मचलने चिल्लाने लगा, महेश्वर कहता है कि अब रो रो कर सो जाएगा, इसे तो आदत पड़ी हुई है, हमेशा रोता ही रहता है। बच्चे के लिए इस तरह की बात ज्यादातर घर परिवारों में कही ही जाती है, क्योंकि उसे कोई रखने वाला नहीं है, तो वह उदास और दुखी रहता है। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत होती है, होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए, अब के नीचे जाएंगे तो चारपाइयां ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले, अच्छा तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। कहते भी अंदर ही सोना पड़ता है, जो बड़े भारी मतलब गृहस्थी है, ज्यादा साधन नहीं है, इसलिए जैसा भी मतलब वो अपने जीवन के लिए कोई सुख में चीज जुटा ही नहीं पा रहे, जैसी जिंदगी चल रही है वैसा ही चला रहे हैं, चार पहिया ले आएंगे, कुछ लोग वो अच्छा तो बाहर सोते आ जा पाए हैं। तो टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिया। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, पलंग पर बैठ के वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता है था, और फिर एकदम चुप हो जाता था, और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं बेटा। देखिए, इसमें ये कहते हैं कि वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। कि में हम तीनों बैठे हैं, लेखक कहते हैं कि मैं, महेश्वर और टीटी, मतलब महेश्वर का जो बच्चा है,
आप ये देखिए कि बातचीत उनको कुछ सूझ ही नहीं रही, क्योंकि जो है जीवन में इतने संघर्ष, इतनी तकलीफें है कि बस हम उनके बारे में बात करते हैं या चुप हो जाते हैं। मतलब कोई हंसी मजाक, कोई ठहाका, आप कह सकते हैं किसी तरह का कोई एंजॉय वाली बात हम कर ही नहीं पाते। तो कहते हैं कि ये जो कमी थी हमारे उपयुक्त विषय का अर्थ कि क्या बात करें, कोई सही विषय मिल ही नहीं रहा था। उस कमी को छुपाने के लिए हम टिट्टी से खेलते हैं। टिट्टी भी बाहर आकर चुप हो गया, बीच बीच में क्या करता है, रोने लगता है, जैसे कि कोई जरूरी काम याद आ गया। बच्चा है, जैसे उसका काम ही रोना है, चुप हो जाता है, फिर याद आता है, फिर रोने लगता है, फिर चुप हो जाता है। कहते हैं उसका स्वभाव ऐसा था। और हम कभी कभी हंसने लगते हैं और बीच बीच में महेश्वर जो है उसके बारे में कुछ बात कह देते हैं, अर्थात बात का विषय सिर्फ टिट्टी ही था जो बीच बीच में रो रहा था या चुप हुए जा रहा था। मालती बर्तन धो चुकी थी। अब जब वह उन्हें लेकर आंगन में के एक और रसोई छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। वे पति जो है बैठकर बाहर से आया है, तो एक आदेश सा करे कि बर्तन धो लिए, आम लाए, उन्हें भी धो लेना। इस तरह से आप यह देखेंगे कि भी जो महिला है वह हर वक्त घर के एक काम में ही लगी रहती है, उसके पास और कोई चीज नहीं है। वह सिर्फ अपना काम करती है, अपने बच्चे की पालती है, एक मशीन जैसी जिंदगी को जिए जाने के लिए विवश है। यंत्रवत उसका जीवन है और उसी तरह से वह मशीन जैसे चलती है, वह भी उसी तरह से चलती जा रही है। मालती के जीवन की स्थिति को बताने का लेखक ने प्रयास किया है।